कभी सोचा है जब हमारे शरीर पर कोई स्ट्रेस पड़ता है, मतलब कोई बीमारी या जब हम वर्कआउट करते हैं, तो अंदर क्या होता है? ये सिर्फ बाहर से महसूस होने वाले बदलाव नहीं है। हाँ बिल्कुल। अंदर तो मतलब सेल्स के लेवल पर एक पूरी कहानी चल रही होती है। सही कहा। ये सेल्स बस चुपचाप बैठी नहीं रहती, वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को बदलती हैं, ढालती हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ड्रामा है जो लगातार हमारे अंदर चलता है। सेल्स को जिंदा रहना है, अपना काम करते रहना है, तो वो खुद को ढालती हैं। अच्छा। और इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर अडेप्टेशन या कोशिकीय अनुकूलन कहते हैं। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल भी है, एक डॉक्यूमेंट और एक डायग्राम, जो इन कोशिकीय किरदारों और उनके बदलावों को समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद है इन मुख्य कोशिकीय बदलावों को समझना। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। ये सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है ना? ये समझना जरूरी है कि ये हमारी हेल्थ और बीमारियों से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इन अनुकूलनों की दुनिया में उतरते हैं। जरूर, शुरुआत करते हैं हाइपरट्रॉफी से। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी डॉक्यूमेंट कहता है कि इसमें सेल का आकार मतलब साइज बढ़ जाता है, हाँ, जिसके कारण पूरे ऑर्गन का साइज भी बड़ा हो जाता है। ये ज्यादा प्रोटीन बनने और सेल के अंदर ऑर्गेनेल बढ़ने से होता है, जैसे जिम जाने पर मसल्स का बड़ा होना। वो है क्या? हाँ बिल्कुल वही, वो एक फिजियोलॉजिक मतलब शारीरिक हाइपरट्रॉफी का बहुत अच्छा उदाहरण है। बॉडी की जरूरत बढ़ी तो सेल्स ने अपना साइज बढ़ा लिया। अच्छा। डॉक्यूमेंट में एक और शारीरिक उदाहरण दिया है, प्रेगनेंसी में यूट्रस का बढ़ना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, पैथोलॉजिक यानी किसी बीमारी से जुड़ा हुआ। ओह। जैसे लंबे टाइम तक हाई ब्लड प्रेशर, जिसे सिस्टमिक हाइपरटेंशन कहते हैं, रहने पर दिल की मांसपेशी मायोकार्डियम का आकार बढ़ जाता है। ये शुरुआत में तो दिल को ज्यादा मेहनत करने में मदद करता है, पर आगे चलकर ये हार्ट फेलियर तक ले जा सकता है। मतलब दिल ठीक से काम करना बंद कर दे। तो ऐसा होता क्यों है? मतलब सेल को कैसे पता चलता है कि उसे अपना साइज बढ़ाना है? ये होता है जब सेल पर काम का बोझ बढ़ जाता है। मतलब कोई फंक्शनल डिमांड बढ़ गई या फिर कोई हार्मोन उसे सिग्नल दे रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। अच्छा। जब सेल्स पर काम का बोझ बढ़ता है, चाहे वो वजन उठाना हो या ज्यादा खून पंप करना, तो वो उस चैलेंज का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाती हैं, अपना आकार बढ़ाकर। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो या बहुत लंबे समय तक रहे, तो यही बचाने वाला अडेप्टेशन सेल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओह। सेल इंजरी हो सकती है। ये बैलेंस बहुत नाजुक होता है। समझ गई, मतलब अनुकूलन की भी एक हद है। अब अगर हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ता है, तो इससे मिलता जुलता एक और शब्द है हाइपरप्लासिया। इसमें क्या होता है? ये दिलचस्प है क्योंकि दोनों में ऑर्गन का साइज बढ़ सकता है, लेकिन तरीका अलग है। हाइपरप्लेजिया में सेल का आकार नहीं बढ़ता, बल्कि उनकी संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, संख्या। हाँ, नंबर बढ़ जाता है। सोचिए, जैसे किसी फैक्ट्री में ज्यादा काम आने पर वर्कर बड़े नहीं हो जाते, बल्कि और वर्कर भर्ती कर लिए जाते हैं। अच्छा, ये बढ़िया उदाहरण था। तो इसके उदाहरण क्या है फिर? डॉक्यूमेंट में पैथोलॉजिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, जिससे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच कहते हैं। हाँ, सुना है। या महिलाओं में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जो यूट्रस की अंदरूनी परत का मोटा होना है। ये दोनों ही अक्सर हार्मोनल गड़बड़ी या जरूरत से ज्यादा उत्तेजना से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन सेल्स अपनी संख्या कैसे बढ़ा लेती हैं? क्या ये मतलब कंट्रोल के बाहर होता है? नहीं, समानता ये कंट्रोल्ड होता है। ये या तो स्टेम सेल, जो कि मास्टर सेल्स होती हैं और किसी भी तरह की सेल बन सकती हैं, या फिर जो सेल्स पहले से मौजूद हैं उनके डिवीजन से होता है। हाइपरप्लेजिया भी फिजियोलॉजिक हो सकता है, जैसे प्यूबर्टी में या प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के असर से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। राइट। लेकिन पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, जो अक्सर हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर की ज्यादा उत्तेजना से होता है, उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क? कैसा रिस्क? जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल के डायग्राम में भी इशारा किया गया है, ये कभी-कभी गड़बड़ सेल्स के विकास मतलब डिस्प्लेजिया और यहाँ तक कि कैंसर का शुरुआती स्टेज बन सकता है। ओह, अच्छा। तो हमने सेल्स के बढ़ने के दो तरीके देखे, साइज में और संख्या में। लेकिन क्या सेल्स सिकुड़ भी सकती हैं? हाँ बिल्कुल, और उसे कहते हैं एट्रोफी। ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया का ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, इसमें टिश्यू का मास कम हो जाता है, क्योंकि या तो सेल्स आकार में छोटी हो जाती हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है, या फिर दोनों ही होता है। और ये क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा हमारे सोर्स बताते हैं। जैसे किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कम होना, डिसयूज। सोचिए,
प्लास्टर लगने के बाद हाथ या पैर की मसल्स कैसे पतली हो जाती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। या फिर नर्व सप्लाई का कट जाना, डिनोवेशन, या ब्लड सप्लाई कम होना, हार्मोनल सपोर्ट का खत्म होना, या फिर खराब न्यूट्रिशन। ये सब एक तरह से सिग्नल हैं कि सेल को कम रिसोर्स में गुजारा करना है या उसकी जरूरत कम हो गई है। लेकिन सेल खुद को छोटा कैसे करती है? क्या वो बस खाना पीना कम कर देती है? ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेल के अंदर एक तरह का क्लीनिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम होता है जिसे यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे कहते हैं। ओह, ये सेल के अंदरूनी ढांचे साइटोस्केलेटन के प्रोटीन को तोड़ता है जिससे सेल सिकुड़ती है। साथ ही ऑटोफैगी नाम की एक प्रोसेस होती है। ऑटोफैगी? हाँ, ऑटोफैगी, जिसमें सेल अपने ही कुछ हिस्सों ऑर्गेनल्स को खा जाती है ताकि एनर्जी बचा सके और कम में गुजारा कर सके। अच्छा। और अगर सेल्स की संख्या कम करनी हो तो एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ, एक तरह की सेल सुसाइड प्रक्रिया काम आती है। डायग्राम में भी दिखाया गया है कि अगर सेल इस सिकुड़न के अनुकूल नहीं हो पाती, मतलब इनएबिलिटी टू अडैप्ट, तो उसे परमानेंट चोट पहुंच सकती है। वाह, ये तो सचमुच अंदरूनी स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है। अब आते हैं मेटाप्लासिया पर। ये नाम थोड़ा अलग लगता है। हाँ, और इसका मतलब भी काफी अलग है। मेटाप्लासिया में एक तरह की मैच्योर, मतलब पूरी तरह विकसित सेल किसी दूसरे तरह की मैच्योर सेल से बदल दी जाती है। बदल दी जाती है? हाँ, रिप्लेस हो जाती है। सोचिए जैसे किसी एक स्पेशलिस्ट वर्कर की जगह दूसरे स्पेशलिस्ट वर्कर को लगा दिया गया हो जो मौजूदा हालात को बेहतर झेल सके। और खास बात यह है कि ये बदलाव अक्सर रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल? हाँ। मतलब वापस ठीक हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर कारण हटा दिया जाए। इसका कोई उदाहरण? ये कब होता है? सबसे कॉमन उदाहरण स्मोकिंग करने वालों में देखने को मिलता है। ठीक है। उनकी सांस की नली में नॉर्मली नाजुक बाल जैसी सिलिया वाली कॉलमनार सेल्स होती हैं। ये म्यूकस और गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती हैं। लेकिन धुएं के लगातार संपर्क में रहने से ये सेल्स मर जाती हैं। तो उनकी जगह ज्यादा मजबूत परतदार स्क्वैमस सेल्स ले लेती हैं जो धुएं के हमले को बेहतर झेल सकती हैं। लेकिन उनमें वो सफारी करने वाले सिलिया नहीं होते। ओह, तो प्रोटेक्शन तो मिला पर फंक्शन गया। सही है? एक और उदाहरण है बैरेट एसोफेगस। ठीक है। इसमें पेट का एसिड बार बार फूड पाइप मतलब ईसोफेगस में आने से वहां की नॉर्मल स्क्वैमस सेल्स पेट जैसी कॉलमनार सेल्स में बदल जाती हैं। तो ये सेल्स अपना पेशा कैसे बदल लेती हैं? मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप की कैसे बन जाती हैं? ये सीधे सेल्स नहीं बदलती। होता यह है कि उस जगह की स्टेम सेल्स जो नई सेल्स बनाती हैं उनकी प्रोग्रामिंग बदल जाती है। स्टेम सेल्स की? हाँ, स्ट्रेस के मिलने पर वो एक अलग तरह की सेल बनाने लगती हैं जो उस स्ट्रेसफुल माहौल में ज्यादा टिक सकें। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर वो स्ट्रेस या जलन पैदा करने वाला फैक्टर जैसे स्मोकिंग या एसिड रिफ्लक्स लगातार बना रहे तो यही मेटाप्लासिया आगे चलकर डिस्प्लेसिया या कैंसर में भी बदल सकता है। अच्छा। सोर्स का डायग्राम भी दिखाता है कि कैसे सेल का टाइप बदल रहा है। पर जैसा मैंने कहा, अगर वो इरिटेंट हटा दिया जाए तो अक्सर सेल्स वापस अपनी नॉर्म स्थिति में आ सकती हैं। और अंत में है डिस्प्लेसिया। आपने इसका जिक्र पहले भी किया था। डॉक्यूमेंट कहता है कि ये डिसऑर्डर्ड प्री कैंसरस सेल्स की ग्रोथ है और इसे सही मायने में अडेप्टेशन नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? सही कहा आपने। इसे सच्चा अडेप्टेशन इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें सेल्स किसी जरूरत के हिसाब से ढल नहीं रही, बल्कि उनकी ग्रोथ और बनावट ही गड़बड़ आ गई है। मतलब वो डिसऑर्डर्ड हो गई हैं। गड़बड़ आ गई हैं? कैसे? डिस्प्लेसिया की पहचान है सेल्स के साइज और शेप में बहुत ज्यादा फर्क होना, जिसे प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। टिश्यू में उनका नॉर्मल अरेंजमेंट बिगड़ जाना और सेल के न्यूक्लियस पेंद्रक में गड़बड़ी देखना, जैसे उसका साइज बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा होना और गहरा रंग पकड़ना, जिससे हाइपरक्रोमैटिन कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल में बदलाव का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये खतरनाक है? हाँ, ये एक वार्निंग साइन है। अक्सर डिस्प्लेसिया लंबे समय से चल रहे मेटाप्लेजिया या पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया के बाद डेवलप होता है। अगर ये सीवियर है और इसका कारण बना रहता है तो ये कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब ऐसा कैंसर जो अपनी जगह तक लिमिटेड है, या फिर इन्वेसिव कैंसर जो आसपास फैल सकता है, उसमें बदल सकता है। लेकिन क्या ये भी रिवर्सिबल है? हल्की या मध्यम डिस्प्लेसिया अक्सर रिवर्सिबल होती है। अगर उस जलन या स्ट्रेस के कारण को हटा दिया जाए तो सेल्स वापस नॉर्मल हो सकती हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन डायग्राम में भी डिस्प्लेजिया वाली डिसऑर्डर्ड सेल्स दिखाई गई हैं और ये नोट किया गया है कि ये अक्सर नियोप्लाजिया यानी कैंसर की तरफ ले जा सकता है और आमतौर पर इरिवर्सिबल होता है, खासकर सिवियर केसेस में। चलिए अब उस डायग्राम पर ध्यान देते हैं जो हमारे सोर्सेस का हिस्सा है। ये इन सभी बदलावों को एक साथ देखने में मदद करता है ना?
हाँ बिल्कुल। इसमें एक नॉर्मल सेल से शुरुआत होती है और फिर दिखाया गया है कि कैसे स्ट्रेस या इंजरी लगने पर वो हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी या मेटाप्लेजिया में बदल सकती है। बिल्कुल। ये डायग्राम इन अडेप्टेशंस के बीच के रिश्तों और उनके पॉसिबल नतीजों को बहुत अच्छे से समराइज करता है। जो एरोज हैं, तीर हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि कौन से बदलाव रिवर्सिबल हैं। हाँ, जैसे हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी और खासकर मेटाप्लेजिया, अगर स्ट्रेस का कारण हट जाए तो सेल्स वापस नॉर्मल हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन डायग्राम ये भी दिखाता है कि एट्रोफी अगर बहुत ज्यादा हो जाए या सेल अडेप्ट ना कर पाए तो ये परमानेंट इरिवर्सिबल इंजरी जैसे कि नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस में बदल सकती है। सही। और जैसा हमने बात की, डिस्प्लेजिया और लगातार बना रहने वाला मेटाप्लेजिया वो आम तौर पर इरिवर्सिबल माने जाते हैं और नियोप्लेजिया यानी कैंसर की ओर जा सकते हैं। हाँ, ये डायग्राम हमें पूरी कहानी का सार दिखाता है। स्ट्रेस या इंजरी एक ट्रिगर है। सेल्स पहले खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, यही अडेप्टेशन है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, बहुत लंबे समय तक रहे या सेल की ढलने की क्षमता पार हो जाए, तो यही बचाव का रास्ता नुकसान या बीमारी का रास्ता बन जाता है। ये एक पूरी जर्नी है, नॉर्मल से अडेप्टेशन और फिर पोटेंशियल इंजरी, डिस्प्लेजिया या कैंसर तक। तो इस सब का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि सेल्स जरूरत पड़ने पर बड़ी हो सकती हैं, हाइपरट्रॉफी, अपनी संख्या बढ़ा सकती है, हाइपरप्लेसिया, सिकुड़ सकती हैं, एट्रोफी, अपना टाइप बदल सकती है, मेटाप्लेसिया, या फिर उनकी ग्रोथ ही गड़बड़ा सकती है, डिस्प्लेसिया। मूल बात यह है कि हमारी सेल्स पत्थर की तरह स्टैटिक नहीं है, वे जिंदा हैं, डायनेमिक हैं और अपने माहौल पर लगातार रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और इन रिस्पॉन्सेज को समझना ही कह सकते हैं हेल्थ और डिजीज के साइंस की जड़ है। ये हमें बताता है कि बॉडी चुनौतियों का सामना कैसे करती है, कब तक करती है और कब उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं या खुद ही एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। इस पूरी चर्चा से कोई एक आखिरी विचार जो हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, कोई टेक अवे? मेरे विचार में जो बात हमारी सोर्स सामग्री से सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है रिवर्सिबिलिटी की संभावना, मतलब चीजों के वापस ठीक होने की गुंजाइश। हाँ, कई सेलुलर एडेप्टेशंस और उनसे जुड़ी कंडीशंस शुरुआत में परमानेंट नहीं होती। अगर हम उस फैक्टर को पहचान कर हटा सकें जो ये बदलाव ला रहा है, जैसे स्मोकिंग छोड़ना मेटाप्लासिया को ठीक कर सकता है या हाई ब्लड प्रेशर का इलाज पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी को कम कर सकता है, तो हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सेल का रिस्पॉन्स एक पूरे स्पेक्ट्रम पर फैला है, सिर्फ बचाव से लेकर गंभीर बीमारी तक। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के बदलाव हमारी लाइफ और हेल्थ पर इतना बड़ा असर डालते हैं।